A room contains air in which the speed of sound is 340 meter per second. The walls of the room are made of concrete in which the speed of sound is 1700 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि एक रूम है और उस रूम में एक दीवार है। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं, इधर है एयर और ये है वॉल। और यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन में दिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इट इज, लेट्स से V1 मान लेते हैं, इट इज योर 340 मीटर पर सेकेंड और वॉल में जो स्पीड है इट इज 1700 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यानी कि यहाँ दीवार में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, एयर में कम है। तो हम जानते हैं कि जो डेंसर मीडियम होता है वहाँ स्पीड कम होती है और जो रेयर मीडियम होता है वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। यानी जो दीवार है यहाँ स्पीड ज़्यादा है, यानी कि ये हमारा रेयर मीडियम होगा और एयर जो है ये हमारा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो एयर है वो डेंसर है और ये है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम जानते हैं कि लाइट रेज आती है या आपकी साउंड वेव जाएगी वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो हम जानते हैं उसका TIR पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये साउंड वेव डाल रहा हूँ और ये एंगल है C, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में है, तो ये रे जो आपका साउंड वेव है वो इस प्रकार से जाएगा, बाहर निकलेगा 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री पर निकल रहा है, तो ये 90 डिग्री पर निकल रहा है। तो हम इस सरफेस पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड, साइन I डिवाइडेड बाई V1 बराबर होगा साइन R डिवाइड बाई V2। ये फॉर्मूला होता है। तो साइन I कितना है, इट इज C, और V1 कितना है 340 और साइन R कितना है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय V2 है 1700। साइन 90 होता है 1, तो यहाँ से साइन C जो आएगा इट इज 340 डिवाइड बाई 1700। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 टाइम्स आएगा, ये 10 टाइम्स आएगा, तो 2/10 और ये फर्दर 2 और ये 5। तो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 1/5। तो आपका क्रिटिकल एंगल C जो होगा इट विल बी साइन इनवर्स 1/5। ये हमारे पार्ट A का आंसर होगा। और पार्ट B में बोल रहा है इन विच मीडियम मस्ट द साउंड बी ट्रेवलिंग टू अंडरगो TIR। तो ये हमारा एयर होगा, क्योंकि एयर हमारा डेंसर मीडियम है। तो एयर में साउंड वेव जाएगी और वो वॉल से टकरा के TIR होगा। और ये फिनोमेना आपने कई बार देखा होगा कि आपने जो साउंड होती है आप बोलते हैं तो कई बार दीवार से टकरा के वापस आ जाती है। तो दीवार से टकरा के वापस क्यों आती है? बिकॉज ऑफ TIR, क्योंकि दीवार जो है साउंड के लिए वो एक रेयर मीडियम की तरह बिहेव करता है और एयर जो है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो इसी के कारण आपको किसी दीवार से जब साउंड टकरा के वापस आती है तो वो आपको एक इको वहाँ पर सुनाई देता है। A thin plate of transparent plastic is embedded in a thick slab of glass। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक थिन प्लेट है ट्रांसपेरेंट की प्लास्टिक की और वो एम्बेडेड है, इट इज एम्बेडेड बिटवीन, क्या बोल रहा है, दो हाँ एम्बेडेड बिटवीन थिक ग्लास स्लैब। तो यानी ये हमारी क्या है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की स्लैब है। अब देखिए इसमें अगर, और यहाँ लिखा हुआ है
द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द ग्लास इज 1.5। तो देखिए यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1.5 है, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन हमारा ये ग्लास है और इसके ऊपर वाला पोर्शन भी हमारा क्या है, ये भी ग्लास है, यानी यहां पर भी म्यू कितना है, 1.5 है। अब लिखा है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेट चेंजेस एज शोन। देखिए यहाँ पे जो प्लास्टिक की जो प्लेट है, यहाँ एन वर्सेस थिकनेस कर दिया हुआ है, तो यहाँ इस बाउंड्री पर तो वैल्यू है 1.5, फिर 1.5 से वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है और कितनी हो रही है 1.5, यानी बीच में जाके बीच में यहाँ पे अगर मैं बाउंड्री ड्रॉ करता हूँ तो इस पर वैल्यू जो है, इस पर आपका म्यू की वैल्यू जो है 1.2 है ना, ये इसको म्यू बराबर 1.2 है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट को डालता हूँ तो हम जानते हैं कि ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू घटती जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि आपकी लाइट रे कुछ इस प्रकार से जाएगी। और इसको अगर सेकंड ग्लास स्लैब में जाना है, लिखा है ना, बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ग्लास and strikes the surface of plastic, the maximum angle theta for which enable the beam to pass through the plate। तो हमें निकालना मैक्सिमम एंगल, जिससे कि ये एंगल थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो थीटा मैक्स निकालना है। तो अगर यहाँ से रे जाती है और ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे निकल जाती है तो ये वापस से ऊपर जाएगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पर म्यू कम हो रहा है और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वापस से म्यू बढ़ेगा, म्यू वापस से 1.5 हो जाएगा और इस प्रकार से ये रे बाहर निकल जाएगी। यानी ग्राफ डायग्राम बनाया हुआ है, आपको समझ में होगा। तो बेसिकली हमें थीटा मैक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस और इस इंटरफेस बीच वाले इंटरफेस के बीच में लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो यहाँ इसको मैं म्यू 1 बोल देता हूँ, इसको मैं म्यू 2 बोल देता हूँ, है ना, म्यू 1। तो म्यू 1 साइन थीटा मैक्स बराबर म्यू 2 साइन 90 डिग्री, ऐसा कुछ होगा। तो म्यू 1 तो साइन थीटा मैक्स कितना आएगा, म्यू 2 कितना है हमारे पास, 1.2 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये गया तो 12/15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो 4/5। तो आपका थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है इट इज़ 53 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। A ray of light enters a diamond from air and is being internally reflected near the bottom as shown in the figure. Find the maximum value of theta। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ से लाइट रे एंटर कर रही है, तो मान लेते हैं ये एंगल है, लेट्स से इट इज R1, तो ये एंगल मैंने मान लिया R2। ठीक है, अगर यहाँ पर लाइट का TIR होना है, तो लाइट का TIR होना है, तो यहाँ पे जो R2 लिखा हुआ है, R2 जो है, R2 शुड बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n बराबर 2 दे रखा है, तो साइन C क्रिटिकल एंगल होता है 1/n, n बराबर 2 है तो इट इज़ 1/2, तो C की वैल्यू आ गई कितनी, 30 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल हमने निकाल लिया है, दैट इज 30 डिग्री, है ना, इसका हम यूज करेंगे। अच्छा, ये एंगल R2 है, R2 क्या है, ग्रेटर देन C, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R2 ग्रेटर देन कितना है, 30 डिग्री, ये हम बोल सकते हैं। अब देखो ये R2 है, ये एंगल हमारा कितना आएगा, ये होगा हमारा 90 डिग्री माइनस R2। ये R1 है तो ये कितना आएगा, 90 माइनस R1। तो इसमें हम जानते हैं, इस ये आपका जो दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम हम जानते हैं 360 डिग्री होता है। तो ये एंगल है 90 माइनस R1 प्लस 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड प्लस 90 माइनस R2, और ये हम जानते हैं इट इज़ 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये R1 R2 है, R1 माइनस R2 है, तो देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 90 90 90, तो ये हो गया 270, 90 ये 90 ये 90 ये 90,
270, तो 270 डिग्री प्लस 135 डिग्री, और यहाँ 360 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 360 डिग्री, और ये इधर जाएगा तो R1 प्लस R2, ऐसा कुछ हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये आ रहा है ये 270 है और ये है 360, 360, तो 270 360, तो ये आएगा 135 माइनस 90 डिग्री, इट इज योर R1 प्लस R2। तो ये 135 माइनस 90 डिग्री यानी इट इज 45, यानी R1 प्लस R2 की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं R2 के निकालता हूँ तो R2 आ गया 45 डिग्री माइनस R1, है ना, 45 डिग्री माइनस R1 किसकी वैल्यू है, R2 की वैल्यू, और हम जानते हैं R2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन C, है ना। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि R2 जो है वो 30 डिग्री से बड़ा है, तो R2, तो अब यहाँ इसको उधर ले जाएंगे तो ये आपका यहाँ से 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ग्रेटर देन कितना आएगा, R1, यानी कि R1 जो आ रहा है इट इज़ लेस देन 15 डिग्री, R1 की वैल्यू कितनी है, लेस देन 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो ये है इक्वेशन, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर तो हमें निकालना है मैक्सिमम, तो यानी 1 साइन थीटा बराबर क्या आएगा, म्यू, म्यू कितना है 2 साइन R1, ये आ गया। तो यानी कि साइन R1 ये आ गया। अब यहाँ इसकी बात करेंगे तो यहाँ R1 लेस देन 15 डिग्री है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर भी टेक साइन बोथ साइड, है ना। तो यहाँ पर साइन लेंगे तो साइन R1 लेस देन क्या आएगा, साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसको मैं, ये इक्वेशन जो है इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ साइन R1 है और ये आ रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन R1 हमारा क्या हो जाएगा, इट इज साइन थीटा लेस देन कितना आ रहा है, 2 साइन 15 डिग्री। तो थीटा जो आएगा इट विल बी लेस देन साइन इनवर्स 2 साइन 15 डिग्री, ये आंसर आएगा, दैट इज द आंसर। A small object of length 1 mm lies along the principal axis of spherical glass of radius है r, that is 10। तो यहाँ पर radius of the curvature दे रखा है, radius curvature दे रखा है r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रिफ्रैक्ट इंडेक्स दे रखा है 3/2। द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम एयर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से व्यू कर रहे हैं, यानी यहाँ से जो रे जाएगी इस प्रकार से और इस सरफेस पर इसका रिफ्लेक्शन होगा, है ना। और यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर इज 5, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 है और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो हम लगाएंगे क्या, फॉर्मूला लगाएंगे μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। तो μ2 कितना है, बाहर भाई रे यहाँ से बाहर निकलेगी ना, तो μ2 कितना है 1 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 कितना है 3/2 डिवाइड बाई u कितना है 5 + 10 दैट इज 15। बट हम जानते हैं ये डायरेक्शन
पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, तो यानी कि आपका यू जो होगा नेगेटिव का, यानी -15 हो जाएगा। और μ2 कितना है हमारे पास 1, माइनस μ1 कितना है 3/2 डिवाइडेड बाय r। r क्या है इधर, तो ये पॉजिटिव तो r भी नेगेटिव ही होगा, तो -10। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/v और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 -3/2 हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 यहाँ आएगा 20, ये 3 ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/20। इसको इधर ले जाइए, तो 1/v इज इक्वल टू आएगा 1/20 माइनस 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आएगा 1 - 2, तो v की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्व करने पर v नेगेटिव आ रहा है, -20 आ रहा है, यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी पीछे इस पॉइंट पर। अब पूछ रहा है फाइंड द साइज ऑफ इमेज इज द रियल इन्वर्टेड, जो भी है तो हम जानते हैं जो आपका v नेगेटिव आ रहा है मतलब आपकी जो इमेज है वर्चुअल होगी, है ना, v नेगेटिव है मतलब इमेज वर्चुअल होगी। तो अब मैग्नीफिकेशन m निकालना पड़ेगा। m का फार्मूला होता है μ1v डिवाइडेड बाई μ2u, है ना, ये फार्मूला होता है। बट इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो रखी है इट इज अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस के अलोंग है, तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं फार्मूला dv होता है μ1 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 u स्क्वायर इंटू du, है ना, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर μ1 की वैल्यू कितनी है, μ1 यानी कि आपका μ1 है 3/2 और μ2 कितना है 1 है, और v हमारे पास है -20 और u कितना है -15, इसका स्क्वायर है, इंटू du हमारे पास है 1 mm। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो उससे हमारा dv आएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 15 है, स्क्वायर हो रहा है, तो ये माइनस से माइनस चला जाएगा, ये 5 3 जा और ये 5 4 जा, तो 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 डिवाइड बाई और 3 इंटू 3, तो एक 3 से 3 चला गया, ये 8 टाइम चला गया, तो आंसर आएगा 8/3 mm। तो ये आंसर होगा 8/3 मिलीमीटर। A narrow parallel beam of light is incident on a transparent sphere of reflectance, and if the beam finally gets focused at a point situated at a distance of 2 times of radius of sphere from the center of the sphere, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पर हमारे पास एक स्फीयर है, और इस स्फीयर पर एक पैरेलल बीम डाली है, तो यहां पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली है ना। तो एक चाहें तो हम नीचे भी दिखा दे सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी दिखा देना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैरेलल बीम ड्रॉ की है, ठीक है। अब ये रे बीम जो है यहाँ कहीं कन्वर्ज होगी, तो कहाँ कन्वर्ज होगी वो भी निकाल सकते हैं, है ना। तो पहली बात तो इस सरफेस पर हम लगाएंगे, भाई ये हमारे इंसिडेंट रे है, तो इस सरफेस पर हम लगाएंगे रिफ्रैक्शन वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा, μ2 डिवाइड बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर होता है μ2 माइनस μ1 बाई r, ये फार्मूला लगेगा, है ना। अब यहाँ पर μ2 यानी ये अंदर जा रही है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिवनेस n दे रखा है, दैट इज n डिवाइडेड बाई v माइनस 1 डिवाइड बाई u कितना है इन्फिनिटी से आ रही है, इज इक्वल टू μ2 कितना है म्यू की जगह सॉरी n लिखा हुआ है,
तो म्यू को यहाँ पर एन बोल रहा था, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई, इसका हम जानते हैं ये सरफेस है तो सेंटर यहाँ कहीं आ रहा है, तो इसका आर जो होगा पॉजिटिव होगा, प्लस आर, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव है और पीछे की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से सॉल्व करने पर आपका v आएगा, तो v यहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, एन आर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेट्स से इमेज यहां कहीं बन रही है, ये इमेज है, ये इमेज I1 है। अब ये I1 जो है आगे वाले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमें ये दूरी निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी हम निकाल चुके, ये दूरी निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस ये मान लो x है, तो x कैसे निकालोगे, तो x की वैल्यू होगी 2r माइनस वी। भाई हम जानते हैं ये दूरी तो हमारी v है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2r। तो x कैसा होगा, 2r माइनस वी। तो इट इज 2r माइनस वी है, एन आर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ r कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा 2n और माइनस 2n माइनस 2 और फिर माइनस n डिवाइडेड बाई n माइनस वन इंटू आर। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितनी आ रही है, n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n माइनस वन टाइम्स ऑफ आर। ये आपका x आ गया, x मतलब ये डिस्टेंस। अब ये हम जानते हैं कि x आ गया है, तो ये I1 आगे वाले सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो ये x ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से फर्दर हम अगर रे डायग्राम बनाते हैं, तो ये रे आगे गई और फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज कर रही है। तो जहां कन्वर्ज कर रही है उसकी सेंटर से दूरी 2r है, तो सरफेस से कितनी हो जाएगी, r। तो अब मैं सेकंड सरफेस पे वापस से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला, ये इक्वेशन 1 थी ना, इसी को वापस से लगाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू टू, यहाँ से रह गई, यहाँ निकली, यहाँ से रह गई, यहाँ निकली, तो म्यू टू कितना होगा, अब म्यू टू का 1 डिवाइडेड बाई वी कितना है यहाँ पर, प्लस आर, सेकंड सरफेस की बात हो रही है ना, और माइनस आ कहाँ से रहा था, एन से, तो एन डिवाइडेड बाई ये एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस एन, 1 माइनस एन है, तो म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आई। अब यहाँ पर हम जानते हैं ये इंसिडेंट रे है, तो अब ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है। तो इस सरफेस के लिए सेंटर पीछे आ रहा है, तो आर जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस आर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको इधर ले जाइए, तो एन डिवाइडेड बाई एक्स बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर, है ना, माइनस निकाल दिया हमने, और इधर लेगा तो माइनस 1 अपॉन आर। तो ये आएगा एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो n डिवाइडेड बाई x है हमारे पास n माइनस 2 r, और ऊपर जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई r। r से r उड़ गया, r से r उड़ गया, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये आएगा n इंटू एन माइनस वन, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ आएगा n माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 2 का स्क्वायर कितना आता है, n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n, है ना, ये कुछ ऐसा आएगा। देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर चला जाएगा, तो 4n को आप इधर ले जाइए, यहाँ n स्क्वायर माइनस n आएगा, तो यानी 4n को इधर ले जाएंगे तो 4n माइनस 1, 4n माइनस n, इट इज 3n,
इज इक्वल टू 4। तो एन की वैल्यू आ गई 4/3, दैट इज द आंसर। A transparent sphere of radius 2 meter has a mirrored surface on its right half as shown. A light ray traveling in air is incident on the left side of the sphere. The incident light ray 1 and existing light ray 2 are parallel and separated by a distance of 2 meter. Then find out the refracted index of the material. देखिए क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर दिया हुआ है। इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ, कोई छोटा डायग्राम है इसलिए। एंड ये पार्ट हमारा यहाँ पर सिल्वर्ड दिया हुआ है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट रे जो आ रही है जो आ रही है इस प्रकार से आ रही है एंड बाद में ये जा रही है, यहां से जा रही है। इन बिटवीन क्या हुआ होगा, अगर लाइट रे इस प्रकार से जा रही है तो ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां कहीं पहुंचेगी, इस पॉइंट पे टकराएगी ना, इस कर्व सरफेस के पोल पे टकरा जाएगी। और उसके बाद लाइट रे जो है ये आएगी। तो ये हमारा रे डायग्राम होगा, यानी रे इस प्रकार से जाएगी और यहां पर ये दूरी दे रखी है कितनी, इट इज गिवन टू 2 मीटर। तो ये 2 मीटर है तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 1 मीटर और ये भी हमारा 1 मीटर होगा। अच्छा यहां सेंटर है तो सेंटर से एक काम करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं एंड अगेन हम जानते हैं ये दूरी हमारी यही है 1 मीटर और लेट से ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ये एंगल थीटा है और ये हम जानते हैं रेडियस कितनी है, इट इज 2 मीटर, ये रेडियस है। तो यहां इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो बताइए साइन थीटा कितना आएगा, तो साइन थीटा आएगा 1/2। तो थीटा कितना आया, थीटा है 30 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल थीटा 30 डिग्री आ गया और हम जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा 30 डिग्री है तो ये थीटा है, तो हम जानते हैं ये एंगल भी थीटा ही होगा, यानी ये भी 30 डिग्री होगा। एंड ये एंगल हम जानते हैं 30 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं और इनका सम 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल हमारा कितना आएगा 15 डिग्री। अब इस पे लगाएंगे हम स्नेल्स लॉ, तो बाहर है 1 साइन 30 डिग्री बराबर निकालना क्या है आपको, फाइंड रेफरेंस, तो म्यू निकालना है, तो म्यू साइन 15 डिग्री। अब इसमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू दे रखी 0.25, इट इज गिवन टू यू। तो साइन 30 होता है 1/2 बराबर म्यू और साइन 15 डिग्री है 0.25। तो इसको नीचे ले जाइए तो म्यू की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी, इट इज 2। दैट इज द आंसर। A converging beam of rays is incident on a diverging lens having passed through lens. The ray intersect at a point 15 centimeter from the lens. देखिए यहाँ एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्जिंग लेंस का एक सिंबल और होता है,
डाइवर्जिंग लेंस का सिंबल ये भी होता है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये भी सिंबल है डाइवर्जिंग का। इसमें क्या बोल रहा है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट को डाला हुआ है, तो ये कन्वर्जिंग बीम है, यानी कि ये यहां पर मिलती है ये कन्वर्जिंग बीम है। तो ये कन्वर्जिंग बीम है, लिखा हुआ है द इंटर आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस द रे इंटरसेक्ट एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना। तो हम जानते हैं कि ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे है वो यहाँ पे मिलेगी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैविंग पास थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद द रे इंटरसेक्ट, यानी जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे हैं, जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो यहां मिल रही हैं, यानी ये हमारी इमेज होगी और ये हमारी ऑब्जेक्ट की। तो इमेज की दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इमेज की दूरी है 15 सेंटीमीटर। If the lens is removed, लेंस को डालेंगे तो the point where the ray meet will move 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द माउंटिंग that holds the lens। तो यानी कि ये जहां रे मिल रही है, यानी पॉइंट ओ, ये 5 सेंटीमीटर क्लोज है, यानी कि ये दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की इस लेंस से दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, इट विल बी 10 सेंटीमीटर ये दूरी। तो बेसिकली यहां पर ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, तो इस केस में U जो होगा इट विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर, V होगा प्लस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विदाउट साइन, तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F होता है फॉर्मूला। तो 1/V हमारे पास है 15 माइनस 1/U कितना है, इट इज 10 है ना, ये प्लस 15 था, बराबर 1/F। तो यहाँ पर अगर आप LCM लोगे तो इट इज 150, 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/F। तो यहाँ 10 माइनस 15 हो गया -5, तो F की वैल्यू आएगी -150 डिवाइडेड बाई 5, 30। तो F की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर, ये F की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि आपका फोकल लेंथ जो है लिखा हुआ है पे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन विदाउट साइन, तो इसकी मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ F कितना हो जाएगा, इट इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। Lens is placed at origin with the x-axis as its principal axis. A ray of light is incident on it from the negative side of x-axis along the line. फोकल लेंथ दिया रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ये लेंस की बात हो रही है, तो एक लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, एंड लेट से इट इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे लेंस इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन, यानी आपका जो लेंस है ऑरिजिन है 0,0 पर है। अब यहाँ इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 400 प्लस 0.1। देखिए इसमें अगर मैं यहाँ पर x बराबर 0 करता हूँ तो y कितना आएगा 0.1, और
अगर मैं कहता हूं है ना इफ, और इफ इसी इक्वेशन में मैं बोलता हूं इफ y बराबर 0 है, तो y को अगर मैं 0 कर देता हूं तो बताइए x कितना आएगा। तो y 0 करेंगे तो x आएगा -40 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर आपका जो रे आ रही है, रे जो आ रही है वो इस प्रकार से आएगी। तो ये एक्स एक्सिस पर जहां कट कर रही है उसकी दूरी है 40 सेंटीमीटर, ये दूरी है 40, ये रे जा रही है। अब देखिए, अब फोकल लेंथ कितना है 20 और ये दूरी है 40, तो ये पॉइंट जो होगा वो 2f वाला होगा, है ना, समझ में आया। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है वो कुछ इस प्रकार से जाएगी। इसमें हमें कैलकुलेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर होती है तो इमेज भी कहाँ बनती है, इमेज भी 2f पर बनती है, यानी ये दूरी भी हमारी 40 हो जाएगी और इसकी हाइट जो है वो रहेगी 0.1। तो y कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.1 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। तो हमें इस रिफ्रैक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी है। तो बेसिकली देखिए, इसमें ऊपर में जो इक्वेशन हमें दी थी इंसिडेंट रे की और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे, उसमें केवल अंतर किसका, स्लोप का है। y इंटरसेप्ट तो सेम ही है, फॉर्मूला होता है y बराबर mx प्लस c। तो स्लोप कितना आएगा, -0.1 डिवाइड बाई 40, है ना, ये 40 है x, और प्लस c कितना है 0.1। तो y की वैल्यू आएगी -x डिवाइडेड बाई 400 प्लस 0.1। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए, rays of converging beam meet at a point A. A diverging lens is placed at their path in the plane B. Plot the position of the point where the ray meet after passing through the lens. देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें डाइवर्जिंग लेंस दिया हुआ है। डाइवर्जिंग लेंस तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे है, ये लाइट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इस F2 से पास करेगी। तो इस F2 से इस प्रकार से ये लाइट रे निकल जाएगी और एक लाइट रे ये जा रही है, इसको हम यहाँ कर देंगे आगे, तो यहाँ कहीं इसकी इमेज बन जाएगी, है ना, ये रे यहाँ कहीं इमेज बनाएगी। तो ये पॉइंट है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, यानी ये रे जो जा रही है ये सीधा इस प्रकार से जा रही है, इट इज पासिंग थ्रू बोला है ना, इसमें थोड़ा डायग्राम गड़बड़ है पर पोज से बात करें तो यानी यहाँ इमेज बनेगी। तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इमेज होगी आपकी रियल। पूछा गया फाइंड द पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल फोकाई, सॉरी प्लॉट द पोजिशन ऑफ द पॉइंट वेयर द रे मीट आफ्टर, तो यानी यहाँ कहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट हमारा है, या इमेज जो होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, एंड नीचे की तरफ है बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस होगी, रियल है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस है, एंड इट इज बिटवीन P एंड F1। तो इसका जो आंसर है रियल बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस एनीवेयर बिटवीन P एंड F1, दैट इज द आंसर। A converging bundle of light ray in the shape of a cone with a semi-vertex angle है आपका 47 degree falls on a circular diaphragm of 14 centimeter diameter. A lens with a focal power of 25/3 diameter is fixed in diaphragm. देखिए क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है
कि एक हमारे पास ये एक डायफ्रैगम है, इसके अंदर एक लेंस फिट है। तो ये लेंस जो है, लेंस का जो डायमीटर है इट इज सेम एज द डायमीटर ऑफ योर डायफ्रैगम। और ये हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सेस को ड्रॉ कर दिया है। एंड यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका रे आ रही है एंड द रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। कन्वर्ज बीम है ना, तो ये आपका एंगल बना रही है 37 डिग्री। तो यहाँ नहीं कि ये जो है इस प्रकार से ये बीमारी होगी। ठीक है, ये ऐसा। तो यानी यहां पर कहीं पे इसकी यानी कि ये हमारा ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर ऑब्जेक्ट, और इसका डायमीटर दे रखा 14, तो रेडियस कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा जी, और ये एंगल दे रखा आपको 37। तो ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस अगर मैंने x मान लिया है ना, तो यानी कि हम यहां बोल सकते हैं 10 37 डिग्री कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाई x, और 10 37 है 3/4। तो यहां से x आएगा 28/3 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू है 28/3 सेंटीमीटर, ये हम बोल सकते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द लेंस ऑफ फोकल पावर। तो पावर इज गिवन टू यू, तो P है 25/3, ये डायोप्टर में है, ये होता है 1/f। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो फोकल लेंथ f कितना आएगा 3/25 मीटर, और इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो इट विल बी 3/25 इंटू 100। तो ये गया कितनी बार 4। तो आपका यहाँ से फोकल लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो फोकल लेंथ भी हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। ठीक है, अब आफ्टर कन्वर्जन ये व्हाट विल बी द न्यू सेमी वर्टेक्स एंगल, तो ये कहाँ मीट करेगा वो निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर हमें लगाना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u कितना है x कितना है 28 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/f। f कितना है 12, तो ये ऊपर जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं यहाँ पर। तो u है 28/3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इट इज 3 डिवाइडेड बाई 28। तो इसको आप इधर ले जाइए, है ना। तो 1/v हो जाएगा 1/12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 28। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है 12 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 12 इंटू 3 दैट इज 36, ये आ गया। तो ये हमने निकाल लिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर तो ये 28 प्लस 36 करेंगे तो v कितना आएगा 12 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 64। तो ये देखिए 4 3 जा, ये 4 से जाएगा तो 16 आएगा, तो ये 4 7 जा एंड ये आएगा 4। इट इज, तो वैल्यू कितनी आ रही है 21 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपका यहां पर आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे है, लाइट बीम है, कन्वर्ज हो जाएगी
ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। एंड यहां पर इमेज बनेगी और ये दूरी दे रखी है v, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो हमें ये एंगल थीटा चाहिए, तो कैसे निकाला गया, टेन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर 7 डिवाइड बाई वी कितना है 21/4। ये 7 3 टाइम जाएगा तो इट इज 4/3। तो थीटा की वैल्यू आ रही है 53 डिग्री। सो दिस इज अवर आंसर। तो 53 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा।